नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरुण और आप देख रहे हैं अपराध की कहानी का एक नया एपिसोड। वाराणसी में हर रोज की तरह 5 नवंबर 2024 की सुबह 11 बजे मंगलवार को भी एक सुबह होती है और इस सुबह एक व्यापारी के परिवार का अंत होता है। उनके लिए ये अंतिम सुबह होती है। राजेंद्र गुप्ता बेंगलुरु में रहते थे, एक बिजनेसमैन थे। उनकी फैमिली थी, बीवी और 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। मंगलवार की बात है। राजेंद्र गुप्ता जो एक अल्कोहल बिजनेसमैन थे, शराब का व्यापार था उनका उनका और उनके पूरे परिवार का निर्दयी तरीके से गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। उस सुबह जब उनके परिवार की नौकरानी रीटा देवी रोज की तरह काम करने घर में दाखिल होती है तो उसका सामना एक भयावह दृश्य से होता है। वो देखती है जमीन पर खून बिखरा होता है। डर के मारे और हैरानी के कारण वो आगे बढ़ती हुई जाती है और देखती है कि परिवार के लोगों की लाश जमीन पर पड़ी हुई है और सामने पूरे परिवार का खून बह रहा है। नौकरानी की चीखें सुन के बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर्स पर रहने वाले लोग वहां दौड़कर पहुंच जाते हैं। अंदर जाके जो वो मंजर देखते हैं, सभी के होश वाफ्ता हो जाते हैं, सभी के होश उड़ जाते हैं। राजेंद्र का भतीजा जुगनू कुछ देर के बाद वहां पहुंच जाता है और वो देखता है जो नजारा, उससे वो भी हिल जाता है। जुगनू तुरंत पुलिस को फोन करता है, सूचना देता है और कुछ ही देर में पुलिस की कई टीम्स वहां पर पहुंच जाती है। 4 लाशों को देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये निर्दयी कत्ल किसने किए। जुगनू पुलिस को बताता है कि राजेंद्र जो अपनी बीवी और बच्चों के साथ अक्सर झगड़ा करता रहता था, शायद ये कांड उसी ने किया होगा। पुलिस तुरंत राजेंद्र पर शक करने लगती है और उसके बीवी, 2 बेटे और 1 बेटी के कत्ल के लिए उसको जिम्मेदार समझने लगती है। उसके बाद पुलिस राजेंद्र की तलाश में लग जाती है और धीरे धीरे मीडिया भी वहां पहुंच जाती है और खबर फैलने लगती है कि शायद राजेंद्र ने किसी तांत्रिक के कहने पर पूरे परिवार का कत्ल कर दिया हो, क्योंकि उसका कुछ दिनों से शराब का कारोबार मंदा चल रहा था, उसको धंधे में नुकसान हो रहा था। शाम बीतती जाती है। शाम तक राजेंद्र की लाश बरामद हो जाती है। अब पुलिस वालों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। अगर राजेंद्र भी मर गया तो असल कातिल कौन है। शुरुआत में पुलिस को लगता था कि राजेंद्र ने शायद अपने परिवार का कत्ल करने के बाद अपनी जान खुद ही ले ली हो, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती चली गई, नए नए कैरेक्टर्स की कहानी के अंदर एंट्री होती गई, शामिल होते गए नए नए कैरेक्टर्स, नए नए नाम सामने आने लगे। बिल्डिंग के किराएदार भी वहां से मर्डर के बाद गायब हो गए थे। कुछ किराएदार, सुनने में आया कि वो बिहार के रहने वाले थे। और अब पुलिस को शक होता है कि जो ये किराएदार भागे हैं यहाँ से 3-4, कहीं इनका तो इस कत्लेआम में हाथ नहीं है। इस घर में जो लाशें मिली वो असल में राजेंद्र गुप्ता की बीवी नीतू गुप्ता, जो कि 42 साल की थी, उनका बड़ा बेटा नावेंद्र जो 25 साल का था, जो बेंगलोर में एक एमएनसी में इंजीनियर था, और नावेंद्र का छोटा भाई सुवेंद्र 15 साल का था मात्र, और उनकी एक बहन थी गौरांगी, जो कि सिर्फ 16 साल की थी। ये चारों लाशें घर के अंदर मिली और हर किसी को 2 गोलियां लगी हुई थी, एक सर में और एक सीने में। अब इस घर में 5 लोग रहते थे। बाकी मकान में, बाकी बिल्डिंग में किराएदार रहते थे, लेकिन इस घर का मालिक राजेंद्र गुप्ता घर में नहीं था। मौका वारदात के वक्त वो घर पे नहीं था। ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि राजेंद्र गुप्ता घर से गायब हो गया था, फिर उनके पूरे परिवार का सफाया कैसे हो गया, पीछे से किसने उनका ये हत्याकांड किया। जब 4 लाशें घर के अंदर मिलती हैं तो हलचल मच जाती है, लोग जमा होने लगते हैं, भीड़ लग जाती है, एक सनसनी फैल जाती है।
बनारस से पुलिस आती है और जांच शुरू करती है। शुरू में लगा कि ये तो सीधा साधा केस है, 4 मर्डर्स हुए हैं और राजेंद्र गुप्ता मिसिंग है, तो शायद राजेंद्र गुप्ता ने ही अपने परिवार को मारा हो। अब पुलिस को शक इसलिए भी था राजेंद्र पर क्योंकि राजेंद्र गुप्ता पे पहले भी 4 लोगों के कत्ल का इल्जाम लग चुका था। उन्होंने अपने पिता, अपने छोटे भाई और भाभी और एक व्यक्ति का कत्ल किया था, जिसके इल्जाम में, जिसके केस में वो जेल में भी गए थे और फिर पैरोल पर छूटकर वापस बाहर आ गए। तो जब एक आदमी का ऐसा क्रिमिनल इतिहास रहा हो तो सबसे पहला शक, और उसी के घर में 4 लाशें मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि मतलब सबसे पहला शक हर किसी को उसी के ऊपर जाएगा। पड़ोसी और दूसरे लोगों से बात करने पर पता लगा कि वो अपनी बीवी के साथ अक्सर झगड़ा करता था और काफी शॉर्ट टेम्पर्ड किस्म का इंसान था। पुलिस ने ज्यादातर विटनेस से सवाल जवाब किए और बनारस पुलिस ने राजेंद्र गुप्ता की तलाश शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद जब पुलिस को राजेंद्र गुप्ता का मोबाइल, उसकी लोकेशन ट्रेस करने के बाद पता लगा कि वो घर से 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। बनारस की पुलिस एक टीम उस लोकेशन का पीछा करती करती वहां पहुंचती है। एक अधूरे से मकान में, मतलब एक बिल्डिंग जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन थी, वहां पहुंचती है और वहां जाकर एक पलंग पे, या एक यूं कह लीजिए कि एक खटिया सी पड़ी हुई थी, उसके ऊपर राजेंद्र गुप्ता की लाश मिलती है पुलिस को, और वो भी बिना कपड़ों के। पुलिस के लिए ये एक बड़ा शौक था क्योंकि जो आदमी 4 लोगों का कत्ल का जिम्मेदार रहा हो, उनको लग रहा था कि उसी ने कत्ल किया है, वो खुद मरा हुआ मिला उनको। अब यहां से पुलिस की थ्योरी पलट गई। पुलिस को लगा कि शायद राजेंद्र गुप्ता ने अपने परिवार को मारकर गिल्ट में खुद को मार लिया हो, पर फिर सोचा जो आदमी सुसाइड करेगा वो खुद ही अपने आप को 2 बार गोली कैसे मार सकता है? एक बार नहीं, 2 बार, एक सर पर और एक सीने पर, और वैसे भी हर बॉडी पर वही तरीके के निशान मिले। एक गोली माथे पर लगी थी, सर पर लगी थी और एक सीने में लगी थी। और एक और अजीब बात ये थी कि जो और लोगों की लाशें मिली थी उनके तन पर, बदन पर, सब पर कपड़े थे, पर राजेंद्र गुप्ता की लाश पर कोई कपड़ा नहीं था, वो निर्वस्त्र थे। अब पुलिस को लगा कि ये सुसाइड नहीं बल्कि एक मास मर्डर है। अब पुलिस ने सोचा कि कहानी शायद किसी और तरफ जा रही है, कोई और एंगल इसके अंदर आ रहा है। राजेंद्र गुप्ता एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और बड़ा बिजनेसमैन था, जिसके पास कई प्रॉपर्टीज थी। उसके पास 4-5 बड़े बंगलोज थे जिनमें कम से कम 60 से 70 रूम्स थे, और उनसे लगभग 4 से 5 लाख रुपए महीने का उसको रेंटल इनकम यानी कि किराया आता था। और उनके किराएदार जो उसने रखे थे उनसे भी काफी पैसा आता था उसको। इसलिए हो सकता है कि उसके दुश्मन काफी हों, और उनका एक लंबा क्रिमिनल इतिहास भी था, तो ये भी वजह हो सकती है कि किसी ने कोई जाति दुश्मनी निकालने के लिए उनके साथ ये हत्याकांड किया। और पुलिस ने सबसे सवाल जवाब करने शुरू कर दिए थे। तभी राजेंद्र गुप्ता की मां ने पुलिस को एक और कहानी सुनाई, और कहानी वापस 27 से 28 साल पीछे ले गई सबको। राजेंद्र गुप्ता की मां ने बताया कि उनके छोटे बेटे का बेटा, यानी कि राजेंद्र का भतीजा विक्की, दिवाली मनाने आया था और उसने कहा था कि इस बार मैं दिवाली ही नहीं मनाऊंगा बल्कि एक खास काम और करूंगा। दादी ने कहा, बेटा पुरानी बातें भूल जा, पर उसने कहा, नहीं दादी, मैं ये काम इस बार जरूर करूंगा। इसलिए दादी को शक था कि शायद उसने ही ये कत्ल किए हैं। अब पुलिस के पास 3 थ्योरीज आ गई और विकी और उसके भाई जुगनू की तलाश शुरू कर देती है पुलिस। जुगनू दिल्ली वापस जा चुका था, पर जैसे ही उसको ये खबर मिली, वो बनारस भाग गया कि पुलिस उनकी तलाश कर रही है। विकी का फोन बंद जा रहा था, स्विच ऑफ जा रहा था, और जुगनू का भी कोई पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है। इसलिए पुलिस का शक विकी पर बढ़ता चला गया। क्या विक्की ने 5 लोगों का कत्ल किया? सवाल या निशान उठ गया। और ये क्या बदला था 27 साल पुराना उस कत्ल का जिसमें उसके माँ और बाप को कत्ल कर दिया गया था?
1997 में एक बड़े बिजनेस परिवार का मुखिया लक्ष्मी नारायण गुप्ता था, जिनके दो बेटे थे, राजेंद्र गुप्ता और कृष्ण गुप्ता। बिजनेस में कृष्ण को आगे रखने पर राजेंद्र को गुस्सा आ गया था और 1997 में उसने अपने छोटे भाई कृष्णा और उनकी धर्मपत्नी मंजू देवी का सोते वक्त घर में घुसकर सर पर और सीने पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। राजेंद्र ने फिर 2003 में अपने पिता और उनके साथी को भी मरवा दिया था, इस वजह से कि उसके पिता ने राजेंद्र को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करने के लिए बोला, पर हमारे कानून की कमियों के कारण वो जेल से निकलकर फिर अपना बिजनेस करने, अपना धंधा करने लगा और उसके भतीजों को वो बुरी तरीके से पालता रहा अपने घर में, वो भी अपनी माँ की, अपनी इन बच्चों की दादी की कहने की वजह से। वो इनको पीटता था, विकी को तो ज्यादा पीटता था, और ये देखते देखते बड़े हुए बच्चे और राजेंद्र के खिलाफ रंजिश उनके दिल में पनपती गई। दोनों भाई पढ़ लिख कर अपनी नौकरियां करने चले गए किसी तरीके से, लेकिन विकी इस बार खास काम से वो आया था दिवाली मनाने के लिए, और दिवाली के साथ जो खास काम था वो ये था कि वो कत्ल करने आया था या रंजिश का बदला लेने आया था। क्या ये सच में 27 साल पुराने उसके माँ बाप का कत्ल का बदला था? क्या विकी ने अपने माता पिता के कत्ल के, क्या ये रिवेंज लिया है? फिलहाल जुगनू पुलिस की हिरासत में है, जबकि विकी जो दूसरा भतीजा, जो बड़ा भतीजा था, अभी भी फरार है। पुलिस को लगता है कि विक्की को पकड़ने से ही इस केस के असली पन्ने खुलेंगे, इस केस का असली राज खुलेगा, पता लगेगा कि क्या कारण है, कौन है असली कातिल। लेकिन इस पूरे एपिसोड में आपको एक चौंकाने वाली बात ये बता देता हूँ कि आज से करीबन 28 साल पहले ठीक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को इस घटना को अंजाम दिया था राजेंद्र गुप्ता ने अपने भाई और भाभी का कत्ल करके। और अब करीबन 28 साल बाद इतिहास फिर खुद को दोहराता है और फिर किसी तरह से इस घटना को अंजाम दिया जाता है, लेकिन इसमें पूरे परिवार का खात्मा कर दिया जाता है सेम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को। अब सवालिया निशान यह है कि क्या ये विकी ने किया है? देखते हैं। आज की कहानी दोस्तों यहीं पे समाप्त करता हूं, और ऐसी ही सुलझी अनसुलझी केस स्टडीज में दिलचस्पी हो अगर आप लोगों को, तो मेरे YouTube चैनल अपराध की कहानी से जुड़िए, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिले, आपके सुझाव मिले। अगले एपिसोड यानी अगले रविवार तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।